नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अजंता क्लासेस जयपुर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके और जीएस के बारे में, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आपके सामने, और पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के स्मृति में हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं, तो हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। कौन से दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। किनके स्मृति में मनाते हैं, तो स्वामी विवेकानंद के स्मृति में मनाते हैं, ठीक है। चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या है कि महात्मा गांधी। आपको मालूम है कि 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। तो महात्मा गांधी की स्मृति में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, इनके स्मृति में हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। और पराक्रम दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 जनवरी को मनाते हैं। 21 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। किनके स्मृति में मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के स्मृति में मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद के स्मृति में हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। बात करते हैं राजीव गांधी, तो इनके स्मृति में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इनके स्मृति में हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, सद्भावना दिवस। किनके स्मृति में मनाते हैं, तो हम लोग राजीव गांधी के स्मृति में मनाते हैं, ठीक है। और कब मनाते हैं, तो हम लोग आपका 20 अगस्त को मनाते हैं। कब, 20 अगस्त को हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए एक बार और से हम लोग समझ लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके स्मृति में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के स्मृति में मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी के स्मृति में कौन से दिवस मनाते हैं, तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। और कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के स्मृति में कौन से दिवस मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 जनवरी को मनाते हैं। महात्मा गांधी के स्मृति में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर बी डुरंट रेखा, ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं छेद, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, मैकमोहन रेखा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भारत और चीन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। डुरंट रेखा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, डुरंट रेखा कहते हैं। एक बार और से हम लोग समझते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंडनबर्ग रेखा कहते हैं, ठीक है। मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है, ठीक है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो डुरंट रेखा कहते हैं, या फिर उनके बीच डुरंट रेखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम में है। और सासाराम का कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है आपका सासाराम, ठीक है। दिल्ली में किसका मकबरा है, तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो याद रखिएगा हुमायूं का मकबरा आपका, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। और सासाराम कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है। तो याद रखिएगा बुध है। कौन है, बुध है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और 2 नंबर पर आपका शुक्र है। 2 नंबर पर क्या आपका शुक्र है, ठीक है। 2 नंबर पर आपका शुक्र। और 3 नंबर पर है आपकी पृथ्वी। 3 नंबर पर है आपकी पृथ्वी, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सबसे पहले बुध है, 2 नंबर पर आपका शुक्र है, और 3 नंबर पर आपकी पृथ्वी है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या देखिए कह रहा है कि दिल्ली
किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और यमुना नदी को हम लोग खुला नाला, ठीक है, खुला नाला या कालिंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, खुला नाला, कालिंदी। ठीक है, ये किनका नाम है, तो ये यमुना नदी का ही नाम है। यमुना नदी का ही नाम है कालिंदी और खुला नाला। ठीक है, बात करते हैं एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी किसे कहा जाता है, तो यमुना को ही कहा जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी किसको कहा जाता है, तो यमुना को ही कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पाटलिपुत्र बसा हुआ है। कौन सा, पाटलिपुत्र, जिसे हम लोग अभी अभी पटना के नाम से जानते हैं, पाटलिपुत्र। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भूकंपों को, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भूकंपों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बोरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी अल्टीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भूकंपों को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंपों को मापा जाता है। और भूकंपों का अध्ययन, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। और भूकंपों को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। ठीक है, चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग। ठीक है, बात करते हैं बोरोमीटर। ठीक है, बोरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, तो बोरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक है, अल्टीमीटर, इसके द्वारा किसको मापा जाता है, तो ऊंचाई को मापा जाता है। ऊंचाई को किन के द्वारा मापते हैं, तो अल्टीमीटर के द्वारा मापते हैं। क्लियर हुआ। चलिए कुछ और क्वेश्चन की हम लोग बात करें। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो याद रखिएगा समुद्र की गहराई फायदा मीटर के द्वारा मापा जाती है। ठीक है, फायदा मीटर के द्वारा मापी जाती है। समुद्र की गहराई पूछे तो फायदा मीटर के द्वारा मापा जाता है, और समुद्र की दूरी पूछे तो नॉटिकल माइल्स के द्वारा मापा जाता है। नॉटिकल माइल्स के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, गहराई पूछे तो फायदा मीटर, और अगर आपको दूरी पूछे तो नॉटिकल माइल्स के द्वारा मापी जाती है समुद्र की दूरी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस विटामिन के कमी के कारण रक्त यानी खून का थक्का नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के, ऑप्शन नंबर 3 विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4 विटामिन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किस विटामिन के कारण खून का थक्का नहीं बनता है, तो याद रखिएगा विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। चलिए इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं हम लोग छः। ठीक है, विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बात कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, बात करते हैं विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है। कौन सा रोग होता है आपका, रिकेटस रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी के कमी के कारण बेरी होता है, आप सभी को मालूम है बेरी रोग होता है। ठीक है, एक बार और हम इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, किस विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है, तो याद रखिएगा विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेटस होता है। कौन सा रोग, रिकेटस होता है। विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी, आप सभी को मालूम है बेरी रोग बहुत ही डेंजर है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बात करते हैं महासागरों की संख्या कितनी है, तो महासागरों की संख्या 5 है। इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, पैसा PAISA। ठीक है, ये एक ट्रिक है। ठीक है, इसे आप पांचों महासागरों का नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, P से होता है प्रशांत महासागर, A से होता है अटलांटिक महासागर, I से होता है हिंद महासागर, S से होता है साउथ अर्न ओशन यानी दक्षिण महासागर, और A से होता है आर्कटिक महासागर। ठीक है, महासागरों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ठीक है, कौन कौन, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर,
आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। क्लियर हो गई ये क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज है, यानी भारत के सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर सी बीजापुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज है, ठीक है। तो याद रखिएगा बीजापुर में है। कहाँ है, बीजापुर में है, ठीक है। सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर में है। और इसका निर्माण किसने कराया, तो यूसुफ आदिल शाह ने, यूसुफ आदिल शाह ने इसका निर्माण कराया। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आरबीआई प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ठीक है। यानी आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख, ऑप्शन नंबर बी बिमल जलान, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सी रंगराज, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा सी.डी. देशमुख। कौन थे, सी.डी. देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ठीक है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को, ठीक है। एक बार और से हम लोग समझते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख। कौन थे, सी.डी. देशमुख, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था, ठीक है। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए इंदु या प्रियदर्शी, ऑप्शन नंबर बी मन्नू, ऑप्शन नंबर सी सबीली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इंदु या प्रियदर्शी था। क्या था, इंदु या प्रियदर्शी। इंदिरा गांधी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। मन्नू किसका नाम था, तो याद है आपको झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था, तो झांसी की रानी के बचपन का नाम था आपका मन्नू। क्या नाम था, मन्नू था, ठीक है। और इंदु या प्रियदर्शी किसका नाम था, तो इंदिरा गांधी का नाम था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कह रहा है कि जनसंख्या का, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1872, ऑप्शन नंबर बी 1920, ऑप्शन नंबर सी 1921, ऑप्शन नंबर डी 1922, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है, तो 1921 कहलाता है, ठीक है। 1921 कहलाता है। और 1921 में आपका संसद भवन की नींव डाली गई थी, 1921 में क्या डाली गई थी, संसद भवन की नींव डाली गई थी। और जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 ही कहा जाता है, ठीक है। अब इन ऑप्शन के खोपड़ी में करते हैं छेद, एक एक ऑप्शन को हम लोग समझते हुए चलेंगे, ठीक है। 1872 में क्या हुई थी, तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। क्या हुई थी, पहली बार आपका जनगणना 1872 इसमें पहली बार आपकी जनगणना हुई थी। और 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, ठीक है, जनगणना हुई थी। 19 से 20 में आपका क्या हुआ था, तो 19 से 20 में आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 19 से 20 ईस्वी में हुई। 1872 में पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। और 19 से 1 में जनसंख्या का महाविभाजक हुआ, ठीक है। बात करते हैं 19 से 22 में क्या होता है। 19 से 22 में आपका चोरी चारी हत्याकांड कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में। चोरी चारी हत्याकांड कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में हुआ। और 1921 में जनसंख्या का महाविभाजक हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ। और 1872 इसमें पहली बार जनगणना हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो सही है, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी एस भंडार नायक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा एस भंडार नायक विश्व की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक। और ये कहाँ थी, तो श्रीलंका की थी। कहाँ की थी, श्रीलंका की थी,
ठीक है, श्रीलंका की ये थी। ठीक है, बात करें इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी क्या थी, तो भारत की पहली प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, ये भारत की ही थी और एस भंडार नायक है श्रीलंका के थे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नहीं इसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है जितना भी मैंने आपको प्रश्न बताया होगा सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार प्रश्नों के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।